हाय, दिस इज चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर। आज अपन इसका पार्ट 4 करेंगे। और इससे पहले अपन ने 3 पार्ट कर लिए थे। पार्ट 4 में अपन कोवेलेंट बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक सीखेंगे, डाइपोल मोमेंट और पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स के बारे में भी सीखेंगे। तो 11 टॉपिक्स पहले अपन कर चुके हैं पार्ट 3 तक। टॉपिक नंबर 12 तब आएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। या अपन ऐसे बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो जिन मॉलिक्यूल्स में कोवेलेंट बॉन्ड बना है उनकी कैरेक्टरिस्टिक अपन यहाँ पर देखेंगे। ये 12th नंबर का टॉपिक है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक, जिन भी कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड है उनकी अगर अपन फिजिकल स्टेट की बात करें तो मतलब वो किस फॉर्म में मिलते हैं। वो गैस फॉर्म में भी मिलते हैं, और ज्यादा मॉलिक्यूलर मास हुआ तो लिक्विड फॉर्म में भी मिलेंगे, और अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, ज्यादा कार्बन होंगे, तो सॉलिड स्टेट में भी पाए जाएंगे। तो ये फिजिकल स्टेट है। तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा स्टेट भी बदलती जाएगी। इनके बीच में वीक वॉन्डरवॉल फोर्स होता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए वीक फोर्स होने के कारण जनरली ये गैस या लिक्विड में मिलते हैं, और मास अगर ज्यादा हो जाए तो सॉलिड फॉर्म में भी मिलेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स। अगर इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनमें वीक वॉन्डरवॉल फोर्स होता है। जैसे एक मॉलिक्यूल ये है, मान लो एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है। इनके बीच में अट्रैक्शन रहता है, उस अट्रैक्शन को बोलते हैं वॉन्डरवॉल फोर्स। ये वीक वॉन्डरवॉल फोर्स है, और ये वॉन्डरवॉल फोर्स वीक है। इन्हीं फोर्सेस से मॉलिक्यूल बंधे हुए हैं। तो अब थोड़ी सी हीट देंगे तो ये अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और ये अट्रैक्शन टूट गया तो जो मॉलिक्यूल है वो दूर दूर हो गए, मतलब मेल्ट हो गए या बॉयल हो गए, ठीक है। तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होने का कारण क्या है? वीक वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू वीक वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब कमजोर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो थोड़ी सी हीट से ही ब्रेक हो जाता है, जल्दी से मेल्ट हो जाता है। और अट्रैक्शन वीक होने के कारण ही ये मोस्टली गैसियस या लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। अगर इनकी सॉल्युबिलिटी बात करें तो ये जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है वो जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ईथर में, पेट्रोल में, केरोसिन में, इनमें घुलने की एबिलिटी। तो कोवेलेंट कंपाउंड उनमें घुल जाते हैं जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड हो जनरली, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के एग्जांपल ले लेंगे, जैसे ईथर हो गया, पेट्रोल हो गया, है ना, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। अब इनकी एक और खास बात, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। इलेक्ट्रॉन वहां पर टाइटली अट्रैक्टेड रहते हैं, एटम से बीच में फ्री नहीं हो पाते इजिली, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्ड बना रखा होता है, लेकिन इसका जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होता है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अच्छा, ये अगर हार्डनेस और ब्रिटलनेस की बात करें तो इनके अंदर खास बात क्या है? अगर अपन हार्डनेस और ब्रिटलनेस की बात करें तो ये लेस हार्ड है, मतलब सॉफ्ट होते हैं। लेस हार्ड या कह सकते हैं सॉफ्ट। अगर ये सॉलिड है तो ये कैसे होंगे? सॉफ्ट होंगे, ज्यादा हार्ड नहीं होंगे। कारण वही है, ड्यू टू वीक वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
वीक वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक्सेप्ट अपन इसमें ले सकते हैं डायमंड। डायमंड बहुत हार्ड होता है ना, तो उसमें 3D स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे कार्बन एटम एक दूसरे से नेटवर्क के रूप में बंधे रहते हैं, इसलिए उसमें हार्डनेस बढ़ जाती है। लेकिन जनरली जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड है और वो अगर वो सॉलिड है तो लेस हार्ड होंगे, मतलब सॉफ्टनेस होगी, और ब्रिटल भी नहीं होंगे, गिर जाएंगे तो जल्दी से टूटेंगे भी नहीं। तो ये अपना करेक्टरिस्टिक हो गया कोवेलेंट बॉन्ड का, मतलब जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड है उनकी करेक्टरिस्टिक हो गई है। तो फिजिकल स्टेट गैस, लिक्विड या सॉलिड के रूप में, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका कम होता है। सबका रीजन एक ही आ रहा है कि वीक वॉन्डरवॉल फोर्स है। सॉलिबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ग्रेफाइट कर देता है। उसका रीजन, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के काम आता है। दीज आर सॉफ्ट। कारण सबका एक ही है, कोई रीजनिंग क्वेश्चन आ जाए तो ड्यू टू वीक वॉन्डरवॉल फोर्स, में दो मॉलिक्यूल के बीच में वीक वॉन्डरवॉल फोर्स होता है। तो ये इस तरह से टॉपिक नंबर 12 अपना कंप्लीट हुआ, जिसमें अपन ने कोवेलेंट कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक सीखी। ठीक है, अब कोवेलेंट कंपाउंड के रूप में क्या कंपाउंड हो गया, जैसे कि एग्जांपल अपन ले लें कोवेलेंट कंपाउंड के रूप में, तो वैक्स, वैक्स एक कोवेलेंट कंपाउंड हो गया है ना। तो ये अपन वैक्स को मान के देख सकते हैं कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जल्दी पिघल जाता है ना वैक्स, सॉलिड स्टेट में है लेकिन सॉफ्ट है ना। तो ऐसा ही अपन ने यहाँ पर सीखा। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर अपन अब 13 पढ़ेंगे, और टॉपिक नंबर 13 में अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक नंबर 13 में आने वाला है डाइपोल मोमेंट। कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है इसको अपन समझेंगे। तो चार्जेस से रिलेटेड एक इफेक्ट है जिसे अपन क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो ये क्या होता है इसको अपन अब जानेंगे। तो डाइपोल मोमेंट चार्जेस से रिलेटेड एक इफेक्ट है, वो अपन अब देख रहे हैं। डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट एक करेक्टरिस्टिक है चार्जेस की, जिससे पता चलता है कि जो भी चार्ज पार्टिकल आपस में चिपके हुए हैं, लाइक NaCl, तो उसमें स्ट्रेंथ कितनी है ना, दोनों आपस में अट्रैक्टेड तो है लेकिन कितना पावरफुली अट्रैक्टेड है, ये अपन सीखेंगे। डाइपोल मोमेंट की मदद से भी पता चल सकता है कि कोवेलेंट कंपाउंड में भी कितना आयनिक प्रॉपर्टी है, कोवेलेंट कंपाउंड में भी आयनिक प्रॉपर्टी होती है, वो भी अपन यहाँ सीखेंगे। ठीक है, डाइपोल का बिहेवियर सीखेंगे। तो डाइपोल मोमेंट क्या डिसाइड करने के काम आता है, डाइपोल मोमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ पता करने के काम आता है, आयनिक करेक्टर पता करने के काम आता है। तो इस क्वांटिटी को डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले अपन इसमें सीखेंगे कि डाइपोल क्या होता है। डाइपोल मोमेंट में भी डाइपोल, डाइपोल होता है ए सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। एक ऐसा सिस्टम जिसमें इक्वल चार्ज और अपोजिट चार्ज हो, जैसे अगर एक प्लस क्यू है तो उसके अपोजिट एक होना चाहिए माइनस क्यू। तो ये जो अपन अगर एक सिस्टम बना दे, जैसे Na+ और Cl-, है ना, तो एक सिस्टम बना दिया जिसमें इक्वल चार्ज है, एक +1 गुलाम है तो दूसरा भी 1 गुलाम ही होगा लेकिन वो माइनस में। तो एक इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं, और वो सेपरेटेड हैं कुछ एक डिस्टेंस से, बहुत स्मॉल होगा, नेग्लिजिबल होगा लेकिन थोड़ा सा है। तो ये सिस्टम क्या कहलाता है, डाइपोल। तो डाइपोल की डेफिनेशन क्या हुई, सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, जस्ट लाइक NaCl, है ना, इसमें भी एक प्लस और माइनस पोलरिटी क्रिएट है, तो कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अपन बात करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड की जनरली। अच्छा, इसका सेंटर को अपन O नाम दे देंगे, और O से लेकर इस +Q चार्ज तक की दूरी को अपन कुछ नाम दे देते हैं। सपोज करिए इसको A नाम दे देते हैं, तो वो दूसरा भी A हो जाएगा, तो मतलब बीच की दूरी हो जाएगी 2A। या आप टोटल A भी नाम दे सकते हो, डिस्टेंस को D भी नाम दे सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो डाइपोल क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया किसका, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का, इसे बोलते हैं अपन डाइपोल। अभी डाइपोल जो अपना इफेक्ट दिखाएगा
किसी चीज को अट्रैक्ट करेगा, किसी चीज को रिपेल करेगा, है ना, दो प्लस और माइनस के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। तो डाइपोल का जो भी इफेक्ट होगा, इफेक्ट का मतलब कितना तेज अच्छे से अट्रैक्ट कर रहा है किसी दूसरे, कोई एक चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे को कितना अच्छे से अट्रैक्ट कर रहा है, तो डाइपोल का इफेक्ट है। भाई चार्ज ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन भी स्ट्रांग होगा, समझ रहे हैं आप। तो डाइपोल का जो इफेक्ट है, मतलब डाइपोल मतलब एक प्लस और माइनस का इफेक्ट है, प्लस और माइनस का क्या इफेक्ट हो सकता है, अट्रैक्शन। तो कितना अच्छे से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल के इफेक्ट को डाइपोल मोमेंट, और उसका इफेक्ट क्या है, अट्रैक्शन क्रिएट करना, किसी दूसरे को पकड़ के रखना, एक चार्ज का दूसरे चार्ज के साथ अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनना, किसी में स्ट्रॉन्ग होगा किसी में नहीं होगा। तो किसी का स्ट्रॉन्ग है इफेक्ट तो कहेंगे डाइपोल मोमेंट अच्छा है, किसी का कमजोर है एक दूसरे से अट्रैक्शन तो कह देंगे डाइपोल मोमेंट वीक है। तो मोमेंट वर्ड का मतलब इफेक्ट, डाइपोल का इफेक्ट मतलब एक प्लस और माइनस का इफेक्ट। प्लस और माइनस का इफेक्ट क्या होगा, दे क्रिएट अट्रैक्शन विथ ईच अदर। अगर मैं बोलूँ कि किसी का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, तो इससे क्या क्या पता चलता है कि उसमें प्लस और माइनस का अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं बोलूँ किसी का डाइपोल मोमेंट कम है, तो इससे क्या पता चलता है कि इसमें प्लस और माइनस के बीच का अट्रैक्शन थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। तो डाइपोल मोमेंट मतलब डाइपोल का इफेक्ट, एक प्लस और माइनस का इफेक्ट। और जनरली प्लस और माइनस का इफेक्ट क्या है, अट्रैक्शन। तो किसी का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है तो कहेंगे इस मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन फोर्स अंदर ही अंदर ज्यादा बना हुआ है। ठीक है, एक जनरल बात हो गई है, लेकिन मैथमेटिकली जो भी होता है वो अपन सीखेंगे। तो जनरली ये आयनिक करेक्टर्स को डिटरमाइन करने के लिए ये वर्ड काम लिया जाता है। ये पोलरिटी या कोई चीज पोलर है या नहीं है ये पता करने के लिए काम लिया जाता है, डाइपोल मोमेंट। तो अपन टॉपिक नंबर 14 देखेंगे। 13 हो गया डाइपोल किसे बोलते हैं। डाइपोल हो गया एक सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो अब अपन सीख रहे हैं डाइपोल मोमेंट। तो एक ये क्वांटिटी है जो कि डिटरमाइन करती है आयनिक करेक्टर्स किसी कोवलेंट कंपाउंड में। ठीक है, स्ट्रेंथ पता करती है कि डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है, कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ है। तो डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक of a system of charge. It is a characteristic of system of equal and opposite charge that determine strength of bond between them. That determine strength of bond between them. और ये और क्या बताती है, it determine ionic character in covalent compound. It also determine, ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट्स में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक है जो कि किसी सिस्टम की इक्वल एंड अपोजिट चार्ज की जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ बताती है। कि बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये तो अगर कोई आयनिक कंपाउंड हुआ उसके लिए बात हो गई। और अगर कोवेलेंट कंपाउंड है ना, कंपाउंड कौन सा है, शेयरिंग वाला, तो उसमें डाइपोल मोमेंट क्या डिसाइड करता है वो देखते हैं। इन कोवेलेंट कंपाउंड इट डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर। कि उस कोवेलेंट कंपाउंड में भी आयनिक करेक्टर है या नहीं, ये पता चलता है। तो फर्स्ट डेफिनेशन जो है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ये आयनिक कंपाउंड के लिए अपन बोल सकते हैं पर्टिकुलरली।
और सेकंड जो अपन ने पॉइंट लिखा है वो अपन बोल सकते हैं परसेंटेज कोवेलेंट कंपाउंड के लिए। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए इसको किस तरह से यूज करा जाता है डाइपोल मोमेंट को, कि भाई कितना आयनिक करेक्टर है। और आयनिक कंपाउंड के लिए इस टर्म को कैसे यूज करा जाता है कि भाई आयनिक कंपाउंड तो है, लेकिन अब उस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। ठीक है, अगर अपन बोले कि कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें, बोले इस कोवेलेंट कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट 0 है, तो इसका मतलब उसमें आयनिक करेक्टर नहीं है, ओवरऑल आयनिक करेक्टर नहीं है। और बोले कि नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, तो कह देंगे कि हाँ ये कोवेलेंट तो है लेकिन इसमें आयनिक भी है। अब क्या है आयनिक वो अपन सीखेंगे। तो दो तरह से अपन को इसको समझना पड़ेगा। आयनिक कंपाउंड में तो खाली ये दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स को बताएगी, जैसे Na+ और Cl-, कितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है दोनों के बीच में, ये डिटरमाइन करता है डाइपोल मोमेंट। और कोवेलेंट कंपाउंड में ये कितना परसेंट आयनिक है ये पता चलता है इससे। तो एक इसकी यूनिक डेफिनेशन भी बनानी पड़ेगी अपन को, है ना, एक यूनिक डेफिनेशन बतानी पड़ेगी, एक मैथमेटिकल फॉर्म बताना पड़ेगा जिससे ये पता चल सके कि हाँ भाई किसका डाइपोल मोमेंट कितना है। ठीक है, अगर मैं आयनिक कंपाउंड बोल दूं और दो कंपाउंड की बात कर दूं तो वो कुछ फॉर्मूला तो होना चाहिए जिससे पता चले कि किसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है। या कोवेलेंट कंपाउंड 2 या 3 दे दूं और पूछूं कि कौन किसमें ज्यादा आयनिक करेक्टर है, तो कोई फॉर्मूला होना चाहिए अपने पास। तो इसका एक फॉर्मूला है, इसको सिंपल म्यू से शो करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस इन अ डाइपोल। ये इसका एक फॉर्मूला है। अब सेपरेशन बिटवीन चार्जेस को अपन 2a भी लिख सकते हैं और चाहो तो d भी लिख सकते हो। जैसे सपोज करो कि अपने पास एक ये चार्ज है पॉजिटिव, एक ये चार्ज है नेगेटिव, और बीच का डिस्टेंस d, इसका नाम मैंने q रख दिया, प्लस का इसका नाम रख दिया माइनस का q। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया q, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया d। तो चार्ज और बीच का सेपरेशन डिटरमाइन करता है कि इनके बीच का बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, q×2a या q×d। तो ये डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है। तो सबसे पहली चीज, ये डाइपोल मोमेंट क्या काम आता है, डाइपोल का इफेक्ट जानना है तो क्या चीजें पता होनी चाहिए, चार्ज और बीच का सेपरेशन। अब डाइपोल का इफेक्ट क्या हो सकता है, अट्रैक्शन क्रिएट करना। ठीक है ना, डाइपोल क्या करेगा, अट्रैक्शन क्रिएट करेगा, दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन। अब कितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है वो यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है 2 × d। कितना अच्छा आयनिक करेक्टर है ये भी अपन पता कर सकते हैं। तो फाइनली अगर एग्जाम में आ जाए व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, तो अपन डायरेक्ट डिफाइन लिख सकते हैं, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, डायरेक्ट एक डेफिनेशन अपन एग्जाम में लिख सकते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of charge in a dipole and separation between charges। ये इसकी डेफिनेशन अगर एग्जाम में आ जाए आपके, तो ये इसकी डिफाइन अपन को लिख के आनी होगी। तो डाइपोल मोमेंट की ये मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है यही अपन को एग्जाम में लिखनी होती है। फिर ये फॉर्मूला q×d। ठीक है, अगर इसकी यूनिट की बात करें कि इसकी यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट, तो चार्ज की होती है कूलम, डिस्टेंस की मीटर। लेकिन एक मीटर बहुत बड़ा यूनिट हो गया डिस्टेंस का, ये जो एटम्स होते हैं इनके बीच का डिस्टेंस तो बहुत कम होता है। तो इसकी प्रैक्टिकल यूनिट होती है डिबाई, जो यूज लेते हैं ना अपन, प्रैक्टिकल यूनिट लेते हैं अपन यूज, उसका नाम है डिबाई। एक डिबाई का मतलब अपन को याद रखना है 3.33, है ना, 3.33 अप्रॉक्स इंटू 10⁻−30 कूलम मीटर। ठीक है, अच्छा ये और की पॉइंट ध्यान रखना, एक डिबाई का मतलब होता है 10⁻1 × 10⁻−18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट।
कूलाम जो है ना उसी का छोटा वर्जन है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, चार्ज की यूनिट है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ये अपन को कन्वर्जन याद रख लेना है, ठीक है। तो कुल मिला के डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, डिफाइन पूछ ले तो डिफाइन ये रही, ये इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन चार्ज। इससे पता क्या चलता है फिर, इससे पता चलता है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड एंड परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो ये चीज पता चलती है। तो कुल मिला के अपन को पता करना है कि कितना स्ट्रांग बॉन्ड है, कितना स्ट्रांग आयनिक बॉन्ड है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी अपन को पता करनी पड़ती है, जिसका फॉर्मूला होता है Q इंटू सेपरेशन बिटवीन चार्ज। अगर तुमने ये चीज पता कर ली और जिसका आंसर ये ज्यादा आ रहा है, कह देंगे कि इस कंपाउंड में बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन हो गई। चलिए अब डाइपोल मोमेंट जो होता है इसकी डायरेक्शन भी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी होती है। हमेशा इसकी डायरेक्शन कहां से कहां बनाई जाती है वो देखना, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये बीच का डिस्टेंस d। हमेशा जो डाइपोल की डायरेक्शन होती है, डाइपोल की डायरेक्शन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां शिफ्ट हो रहा है, मतलब एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में जा रहा है, तो जहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो डायरेक्शन बतानी पड़ती है। इलेक्ट्रॉन जहां जा रहा है वो नेगेटिव बन गया है, नेगेटिव चार्ज का मतलब वो नेगेटिव बन गया है ना, इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं शिफ्ट हुआ, जहां से शिफ्ट हुआ वहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, जहां पर शिफ्ट हुआ वहां नेगेटिव चार्ज आ गया। भाई पहले मान लो कि एटम हुआ करता था, ये मान लो ये एक एटम हुआ करता था, ये दूसरा एटम हुआ करता था, मान लो ऐसा। अब इस एटम का इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो गया इधर, तो ये एटम बन गया पॉजिटिव चार्ज और वो बन गया नेगेटिव चार्ज। तो कहां से कहां शिफ्ट हुआ, यहां से यहां शिफ्ट हुआ, जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ ना वो डायरेक्शन होती है डाइपोल की डायरेक्शन। तीर लगा के बताते हैं कहाँ शिफ्ट हुआ, जहां शिफ्ट हुआ वहां एरो लगाते हैं, और जहां से शिफ्ट हुआ वहां ऐसा टेल जैसा बना देते हैं। तो फाइनली ऐसा भी बोल सकते हैं, इतना सोचे नहीं कि कहां से कहां शिफ्ट हुआ, फाइनली ऐसे भी बोल सकते हैं कि डाइपोल की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव रहती है। तो कभी भी पूछे डाइपोल की डायरेक्शन क्या है तो अपन को क्या आंसर देना है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक चीज तो ये हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव। और मान लो कि कोई एटम है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, कोई एटम ए है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, मान लो ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड नहीं बनाया जिसने, तो इसमें क्या बताते हैं अपन डाइपोल की डायरेक्शन, हमेशा ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दूर जाना चाहते हैं, तो जिस तरफ जाना चाहते हैं उस तरफ तीर, और कहाँ से दूर जाना चाहते हैं इस एटम से, ये लोन पेयर चाहता है ये एटम से दूर चले जाए, ठीक है। तो इनके जाने की डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपन क्या बोलते हैं, कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। तो अगर कोई अपने पास सिंपली ऐसा दे रखा है प्लस और माइनस, तो हमेशा माइनस की तरफ डायरेक्शन दे देंगे इसकी, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा था, एक एटम से दूसरे एटम में गया, जहां से गया वहां पॉजिटिव क्रिएट हुआ, जहां पे गया हुआ नेगेटिव क्रिएट हुआ। और कोई एटम के लोन पेयर की डाइपोल की डायरेक्शन बतानी है तो क्या बताएंगे अपन, लोन पेयर को हमेशा दूर जाता हुआ दिखाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, डाइपोल की डायरेक्शन, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो शॉर्टली इस तरह से भी मेमोराइज कर सकते हैं कि डाइपोल की डायरेक्शन, दो चीजें अपने को याद रखनी है। क्या याद रखनी है, अगर प्लस और माइनस आ जाए तो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ तीर दिखाना है, ठीक है। यहाँ पर मतलब केमिस्ट्री में जहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, जहां पर गया वहां नेगेटिव चार्ज आ गया, देखो ये ब्लू कलर का जो मैंने बनाया वहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया है ना, और यहाँ पॉजिटिव आ गया, पूरा ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। तो जहां शिफ्ट होता है वहां ये ऐसे तीर का फाइनली निशान बना देता है, ऐसे तीर ऐसे शो करते हैं। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, जहां पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जाने के कारण ही एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्पीसीज क्रिएट हुई एटम से। तो कोई एटम ने एक एटम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, दूसरे ने ले लिया, तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन गया
अपन उस तरफ तीर लगा देते हैं, जिस तरफ गया वहां नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जहां से गया वहां पॉजिटिव आ जाता है ना। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपन यहाँ पर देखेंगे ये डाइपोल की डायरेक्शन अपन ने निकालना सीख लिया, डाइपोल मोमेंट सीख लिया अपन ने। ठीक है, अब अपन इसका यूज लेंगे कि कोई कंपाउंड पोलर है या नहीं, कोई कोवलेंट कंपाउंड पोलर है या नहीं, इसको पहचानने में। ठीक है, ये चीज सीखेंगे। तो अब अपन सीखने वाले हैं पोलर कंपाउंड क्या होते हैं और नॉन पोलर क्या होते हैं। तो अपन ने सबसे पहले क्या सीख लिया है, कोवेलेंट कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल स्टेट देख ली, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देख लिया, सॉल्युबिलिटी देख ली, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन ग्रेफाइट कर देता है, हार्ड होते हैं है या नहीं ये पता चला। क्या पता चला, ये सॉफ्ट होते हैं, वॉन्डरवॉल फोर्स है इनमें, वीक फोर्स है ना, पार्टिकल दूर दूर हैं तो ये इतना हार्ड नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्ट देखा डायमंड में। फिर अपन ने डाइपोल सीखा, डाइपोल क्या होता है, एक सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ठीक है ना, डाइपोल अपन ने क्या सीखा, सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो इसको अपन खाली डाइपोल ही लिख देते हैं। तो 13 टॉपिक में अपन ने क्या सीख लिया, डाइपोल। तो डाइपोल क्या होता है, एक सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इसे बोलते हैं डाइपोल, एक प्लस और माइनस का सिस्टम। जब भी चार्जेस सेपरेट होंगे तो इसे क्या बोलते हैं, डाइपोल। और इक्वल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक +2 गुलाम और एक -1 गुलाम, ऐसा नहीं, इक्वल एंड अपोजिट। फिर उसके बाद अपन ने डाइपोल मोमेंट सीखा। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन बिटवीन चार्ज इन ए डाइपोल। आखिर ये क्वांटिटी बनाई क्यों गई, इसको अपन ने ऐसा यूज कहाँ ले रहे हैं अपन इसका, ये पता करने के लिए कि कोवेलेंट कंपाउंड में भी आयनिक करेक्टर है क्या। मान लो कि किसी का डाइपोल मोमेंट मतलब Q/D का नेट आंसर 0 आ रहा है तो कह देंगे इसमें आयनिक करेक्टर नहीं है, तो प्योरली कोवेलेंट है। और क्या पता कर सकते हैं, आयनिक कंपाउंड अगर है तो ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी पता कर सकते हैं, जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट आएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम मीटर होती है, लेकिन ये प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है, मीटर तो बहुत बड़ा है ना वैल्यू। तो इसकी प्रैक्टिकल यूनिट डिबाई होती है, एक डिबाई का मतलब 3.33 इंटू 10⁻³ कूलाम मीटर। इसके बाद अपन ने इस डायपोल की डायरेक्शन बताई कि कोई एटम, एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में गया, जहां गया वहां नेगेटिव क्रिएट हुआ, जहां से गया वहां पॉजिटिव। जहां पर जा रहा है, जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में तीर लगा देते हैं, वही कहलाती है डायपोल की डायरेक्शन। और जहां से गया वहां टेल बना देते हैं। और अगर लोन पेयर है तो हमेशा लोन पेयर एटम से दूर जाना चाहता है, भागना चाहता है, तो अवे फ्रॉम एटम उसकी डायरेक्शन बनाई जाती है हमेशा। ठीक है, तो ये अपना हो गया है टॉपिक नंबर 14। इसके आप अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा, साथ साथ में लिखेंगे, नोट्स बना लेंगे, तभी आपको चैप्टर अच्छे से कमांड होगी। नाउ टॉपिक नंबर 14, पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट कंपाउंड। कंपाउंड भी लिख सकते हैं या पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड भी कह सकते हैं। जिन कंपाउंड में बॉन्ड मिलेगा उन्हें पोलर कंपाउंड बोलेंगे, जिसमें नहीं मिलेगा नॉन पोलर। तो क्या है इसको अपन समझेंगे। ठीक है, तो अपन चाहें तो इसको बॉन्ड भी लिख सकते हैं। तो इसको अपन अब सीखेंगे क्या होता है पोलर और नॉन कोवलर कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले अपन पोलर के बारे में जानकारी लेते हैं। तो चैप्टर का 14 टॉपिक चल रहा है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर दो डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड बने जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो तो उसे बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, दो अलग अलग एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगा तो उन्हें बोलेंगे अपन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। दो अलग अलग एटम का मतलब एटम्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं पोलर का। सपोज करिए अपन ने ले लिया H और Cl।
इनके बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया है ना। तो अब अपने को यहाँ पर देखना है कि आखिर होगा क्या। ये आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना, वो होती है करीबन 2.2। ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.2। कुछ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रख लेना। और जो क्लोरीन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.2। तो कौन ज्यादा है? क्लोरीन ज्यादा है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो मतलब ये इस तरह से बन जाएगा कि ये क्लोरीन है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड हैं, ये क्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुआ है वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसा। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन किस दिशा में खींच रहे हैं? क्लोरीन की तरफ। जिस दिशा में खींच रहे हैं उस तरफ ऐसा तीर बना देंगे, है ना। ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। तो जिस तरफ खींच रहे हैं वहां पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जहां से खींच रहे हैं वहां स्लाइटली पॉजिटिव आ जाएगा। कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ, बस उधर खींच रहे हैं। तो ये क्रिएट हो गया डाइपोल। तो डाइपोल कैसे क्रिएट हुआ? इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी तरफ खींचते हैं, तो कोवेलेंट कंपाउंड में इस तरह से डाइपोल क्रिएट हो जाता है, और इसको क्या बोलेंगे? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखा आपने, एक का 2.2 है, एक का 3.2 है। तो डिफरेंस करेंगे, है ना। डिफरेंस करेंगे तो अपन को ये दिख ही रहा है, डिफरेंस करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है अपन को। तो ये दिख ही रहा है कि भाई ये यहाँ पर क्लोरीन की ज्यादा है, और डिफरेंस करने पे आंसर 0 भी नहीं आ रहा। तो जिनमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 नहीं आए, मतलब कितना आए, रेंज भी होनी चाहिए। जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 से बड़ी आ रही हो, या आंसर कितना आ रहा हो, 0.5 से बड़ा। तो ये कुछ सब्सटेंसेस की, कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर अपन डिस्कस कर लेंगे, उनको याद कर लेना। तो जिनका आंसर 0.5 से बड़ा आ रहा है, ठीक है ना, तो उनका, उनको बोलेंगे पोलर है ये। उन कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे? पोलर। तो यहाँ पर देखें 3.2 माइनस 2.2, है ना। ये अप्रॉक्स है 3.2 और अप्रॉक्स है 2.2। बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखी है, अप्रॉक्स है। तो डिफरेंस कर रहे हैं तो ये आंसर तो 1 आ रहा है, 0.5 से बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब HCl क्या हो गया? एक पोलर कंपाउंड हो गया। उसमें इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, उसकी तरफ खींचते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव का मतलब भी अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता रखना। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एक्सपेरिमेंटल ये चीजें पता चलती है, ठीक है। चलिए अब अपन पोलर को समझने के बाद इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे कि कौन कौन पोलर है, लेकिन एक बार फिलहाल डेफिनेशन देखते हैं। अब अपन नॉन पोलर की डेफिनेशन समझेंगे। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और जिनमें बनेगा उन्हें बोलेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। तो ये क्या होता है? द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सिमिलर काइंड ऑफ एटम, सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स। तो सिमिलर काइंड ऑफ एटम के बीच में बॉन्ड बन जाए, ठीक है ना, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की एबिलिटी। तो जिनकी सेम काइंड ऑफ एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम ही होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो Cl2। ये Cl2 का एग्जांपल लेते हैं, है ना, मान लीजिए। तो अगर अपन ने Cl2 का एग्जांपल लिया तो इसमें कौन है? 2 Cl है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी अपन ने पीछे देखी थी 3.2 होती है अप्रॉक्स, इसकी भी 3.2। डिफरेंस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, 0 आ रहा है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना आ रहा है? 0। मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कभी आपके कितना है, लेस देन 0.5, एक रेंज बना दी कि कभी भी 0.5 से कम आए, ज्यादा आएगा तो पोलर, फिर उसमें खींचेगा, इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट होगा। और अगर ये 0.5 से कम आ रही है, 0 भी आ जाएगा, है ना, तो क्या होगा इसमें? अगर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनाए, मतलब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, कहाँ घूम रहा होगा उसका क्लाउड बनाएंगे, तो किसी भी एक तरफ ज्यादा अपन अट्रैक्टेड नहीं दिखाएंगे, दोनों तरफ बराबर, है ना, इक्वल।
इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, घूमते घूमते कहीं भी जा सकता है, लेकिन दोनों के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से शेयरिंग करें तो किसी भी एक तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं रहेगा, दोनों में इक्वली डिस्टेंस पर रहेगा, तो उन्हें बोलते हैं अपन नॉन पोलर। तो किसी भी एक तरफ नहीं खिंच रहा, दोनों तरफ बराबर टाइम रहेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से कम आ जाए, है ना, जैसे इसमें 0 आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ना इधर Cl के पास जाएगा ना इधर जाएगा, बीच में ही रहेगा। बीच में ही रहेगा मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल दिखेंगे। सिमेट्री जैसी दिख रही है ना, पिछले वाला तो अनसिमेट्री था, एक तरफ ज्यादा दिख रहा है क्लाउड का शेप, एक तरफ कम। क्लाउड का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम सकते हैं, लेकिन Cl2 अगर अपन ने देखा तो बराबर है, सिमेट्रिकल है ये। सिमेट्रिकल का मतलब बराबर बराबर शेप दिख रही होगी आपको, है ना। अगर मैं एक बाउंड्री बना दूं तो इलेक्ट्रॉन जिस जिस सीमा में मिल रहा है उसकी ये मैंने बाउंड्री बना दी, दोनों तरफ इक्वल इक्वल शेप दिख रही है, बराबर बराबर साइज दिख रहा है इलेक्ट्रॉन के घूमने की जगह का। तो कुल मिला के सिंपल भाषा में बात करें तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वह होते हैं जो एक जैसे एटम्स के बीच में बनते हैं, इलेक्ट्रॉन किसी भी एक तरफ ज्यादा शिफ्ट नहीं रहता, दोनों के बीच में रहता है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया अपना नॉन पोलर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होनी चाहिए, लेस देन 0.5। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, इसी नॉन पोलर का एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, जैसे अपन बात करें CH4, एक C और 4 H, इस तरह से। तो अब ये पता करना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे क्या C की तरफ या H की तरफ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता रखनी चाहिए अपन को। सबसे पहले कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.5, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो होती है 2.2। अगर अपन ये डिफरेंस करें, डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो डिफरेंस करेंगे तो 2.5 माइनस 2.2, तो कितना आया 0.2। तो ये वैल्यू जो आई डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, वो लेस देन 0.5 आ रहा है। ये कितना आ रहा है अपने पास, जो आंसर आ रहा है वो कितना है, लेस देन 0.5। और लेस देन 0.5 होता है तो वो क्या होता है, नॉन पोलर, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी भी एक की तरफ ज्यादा शिफ्टेड नहीं रहेंगे। तो CH4 इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो इसके लिए अपन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होनी चाहिए कि ये पोलर है या नॉन पोलर, इसको डिटरमाइन करने के लिए। तो आप ये कुछ चीजों की मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल है वो लिख लीजिए। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, ये आप याद कर लें। क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है 4.0। ठीक है, इसके अलावा कार्बन की याद कर लें आप, 2.5 होती है अप्रॉक्स। हाइड्रोजन की याद कर लें, 2.2 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाइट्रोजन की याद कर लें, 3.0 होती है। क्लोरीन की याद कर लें, 3.2 होती है अप्रॉक्स। बोरॉन की याद कर लें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.0। फॉस्फोरस की होती है 2.19। ठीक है, आयोडीन की होती है 2.7, सल्फर की 2.6, बेरिलियम की 1.6। ये कुछ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता दी, और ये याद है तो फिर आप बता सकते हो कि पोलर है कि नॉन पोलर। जैसे CH4, अब ऐसे तो अपन को समझ नहीं पाएंगे कि CH4 पोलर है या नॉन पोलर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद है तो डिफरेंस करके दिखाया, और आंसर 0.5 से कम आया तो कह दिया अपन ने कि भाई ये तो नॉन पोलर है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो अपन को ध्यान रखनी है, पोलर या नॉन पोलर बताने के लिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन को पता होनी चाहिए। तो इसमें आपको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन दिखा, फ्लोरीन, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो याद रखना ही रखना, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बाकी भी धीरे धीरे याद हो जाएंगे आपको, बस इससे ज्यादा मत करिएगा, ये मैक्स टू मैक्स इतना आप याद कर लीजिएगा जो कि आपका काम सॉल्व कर देगा। तो यहाँ पर अपन ने ये सीखा है पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपने पोलर और नॉन पोलर डिटरमाइन करना यहाँ पर इस तरह से सीख लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपन कुछ और एग्जांपल लेंगे, पार्ट नंबर तो नेक्स्ट आएगा उसमें इसी के और एग्जांपल लेंगे, डाइपोल मोमेंट को भी और डिटेल से एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। इनको अच्छे से आप नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।